नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना टॉपिक है यूकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख कोशिकांग। तो आज हम चर्चा करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख कोशिकांगों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख कोशिकांगों में से एक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल क्या है? तो कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में सबसे बाहरी संरचना होती है और कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं यह पौधों की कोशिकाओं में सबसे बाहरी संरचना है तथा ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। क्या? कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में सबसे बाहरी संरचना है तथा यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में सबसे बाहरी संरचना होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यानी कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वहीं बात करें तो सामान्य पौधों तथा शैवालों में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक तथा ईस्ट में यह काइटिन की बनी होती है। क्या? यह सामान्य पौधों तथा शैवाल में सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक तथा ईस्ट में यह काइटिन की बनी होती है। तो हम कह सकते हैं सामान्य पौधे तथा शैवाल में यह सेलुलोज की बनी होती है। जबकि कवक तथा ईस्ट में यह काइटिन की बनी होती है। सामान्य पौधे तथा शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक तथा ईस्ट की जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन की बनी होती है। वहीं बात करें आगे तो क्या है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक होता है वह सेलुलोज होता है। तो हम कह सकते हैं प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। क्या?
प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक होता है वह सेलुलोज है। यदि आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिकों में सेलुलोज पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। वहीं बात करें आगे तो प्रकृति में सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण कपास होता है। प्रकृति में सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण कपास होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकृति में सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो प्रकृति में सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण कपास है। क्या प्रकृति में सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण कपास है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकृति में सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो प्रकृति में सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण कपास है। वहीं बात करें तो जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वह कोशिका के आकार तथा आकृति बनाए रखने में सहायक होती है और इसके अतिरिक्त बाह्य रूप से प्रभाव को भी कोशिका तक नहीं पहुंचने देती है। तो हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कोशिका के आकार आकृति बनाए रखने में सहायक है। इसके अतिरिक्त बाह्य रूप से प्रभाव को भी कोशिका तक नहीं पहुंचने देती है। क्या कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कोशिका के आकार तथा आकृति को बनाए रखने में सहायक है। इसके अतिरिक्त क्या बाह्य रूप से प्रभाव को भी कोशिका तक नहीं पहुंचने देती। क्या जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वह कोशिका के आकार तथा आकृति को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके साथ साथ क्या है, जो बाह्य रूप से प्रभाव होते हैं, जो बाहरी दुष्प्रभाव होते हैं, उनको भी कोशिका तक पहुंचने से रोकने का कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कोशिका के आकार तथा आकृति को बनाए रखने में सहायक है और इसके अतिरिक्त बाह्य रूप से प्रभाव को भी कोशिका तक नहीं पहुंचने देती है। यानी कि जो बाहरी कुप्रभाव होते हैं उनको कोशिका तक पहुंचने से रोकने का भी कार्य कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करें आगे तो जो कोशिका भित्ति होती है वह कड़ी तथा पारगम्य संरचना होती है। कोशिका भित्ति कड़ी तथा पारगम्य संरचना होती है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति
कड़ी तथा पारगम्य संरचना होती है। जो कोशिका भित्ति है वह कड़ी तथा पारगम्य संरचना होती है। अब बात करें आगे, तो अगली बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की। तो बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तो पादप कोशिका में कोशिका के नीचे तथा जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर स्थित झिल्ली होती है। क्या? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, वह पादप कोशिकाओं में कोशिका के नीचे तथा जंतु कोशिका में सबसे बाहर स्थित झिल्ली होती है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं यह पादप कोशिका में कोशिका के सबसे नीचे तथा जंतु कोशिका में सबसे बाहर स्थित झिल्ली होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, वह पादप कोशिका में कोशिका के सबसे नीचे स्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका के सबसे बाहर स्थित झिल्ली होती है। वहीं बात करें आगे, तो ये एक अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमेबल झिल्ली होती है तथा ये लाइकोप्रोटीन से निर्मित होती है। ये क्या है? एक अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमेबल झिल्ली होती है तथा यह लाइकोप्रोटीन से निर्मित होती है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं क्या? यह अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमेबल यह अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमेबल झिल्ली होती है तथा यह लाइकोप्रोटीन से निर्मित होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली एक प्रकार से अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमेबल झिल्ली होती है, और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह लाइकोप्रोटीन से निर्मित होती है। और लाइकोप्रोटीन दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला लिपिड और दूसरा प्रोटीन। पहला लिपिड और दूसरा प्रोटीन। जो लाइकोप्रोटीन है वह दो चीजों से मिलकर निर्मित होता है, पहला लिपिड और दूसरा प्रोटीन। ये जो लिपिड होता है, लिपिड एक प्रकार से घुलनशील वसा होती है। क्या? लिपिड क्या है? तो लिपिड एक प्रकार से घुलनशील वसा है। लिपिड एक प्रकार से घुलनशील वसा है। लिपिड क्या है? तो लिपिड एक प्रकार से घुलनशील वसा है। और प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता का गुण रखती है। तो हम कह सकते हैं इसमें चयनात्मक पारगम्यता का गुण पाया जाता है। क्या? इसमें चयनात्मक पारगम्यता
पारगम्यता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वह चयनात्मक पारगम्यता का गुण रखती है। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली में चयनात्मक पारगम्यता का गुण पाया जाता है और प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में सहायक होती है। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में सहायक है। क्या? प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में सहायक है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में सहायक होती है। तो क्या है? प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, या ये कहें कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में सहायक है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की। क्या? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रोटोज और दूसरा प्लाज्म। क्या? जो प्रोटोप्लाज्म है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रोटोज और दूसरा प्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो शब्दों प्रोटोज तथा प्लाज्म से मिलकर बना है। प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट यानी कि प्रथम। फर्स्ट यानी कि प्रथम। प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट यानी कि प्रथम, और प्लाज्म का मतलब होता है स्टेज यानी कि अवस्था। प्लाज्म का मतलब होता है स्टेज यानी कि अवस्था। तो हम कह सकते हैं कोशिका निर्माण की जो पहली अवस्था है वह जीव द्रव्य है। कोशिका निर्माण की पहली अवस्था जीव द्रव्य है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं कोशिका निर्माण की पहली अवस्था। तो कोशिका निर्माण की पहली अवस्था कौन सी है? तो कोशिका निर्माण की पहली अवस्था प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य है। किसी भी कोशिका में उपस्थित अर्धठोस पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। किसी भी कोशिका में जो अर्धठोस पदार्थ उपस्थित होता है उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं किसी भी कोशिका में उपस्थित अर्धठोस पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य ना तो पूरी तरह से लिक्विड ही होता है और ना ही पूरी तरह से ठोस ही होता है। यह अर्धठोस अवस्था में पाया जाता है। तो किसी भी कोशिका में उपस्थित अर्धठोस पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। वहीं बात करें तो जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य कोशिका में दो भागों में उपस्थित रहता है। कौन कौन से दो भागों में उपस्थित रहता है? तो पहला संपूर्ण कोशिका में, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है यानी कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और दूसरा केंद्रक में, जिसे केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं
जीव द्रव्य कोशिका में दो भागों में उपस्थित रहता है। क्या? जीव द्रव्य कोशिका में दो भागों में उपस्थित रहता है। जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, वह कोशिका में दो भागों में उपस्थित रहता है। पहला संपूर्ण कोशिका में जिसे कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और दूसरा केंद्रक में, जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। दूसरा केंद्रक में, जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जो जीव द्रव्य होता है वह सभी कोशिकांगों को तैरने का माध्यम प्रदान करता है तथा कोशिका में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं भी जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। क्या? जीव द्रव्य सभी कोशिकांगों को तैरने का माध्यम प्रदान करता है तथा कोशिका में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। क्या? जीव द्रव्य सभी कोशिकांगों को तैरने का माध्यम प्रदान करता है तथा कोशिका में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं तथा कोशिका में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। क्या? जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य सभी कोशिकांगों को तैरने का माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। उसके साथ साथ जितनी भी कोशिका में उपापचयी क्रियाएं होती हैं वह सारी की सारी उपापचयी क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। तो क्या हुआ? जीव द्रव्य सभी कोशिकांगों को तैरने का माध्यम प्रदान करता है तथा कोशिका में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। अब बात करते हैं आगे। क्या है जो प्रोटोप्लाज्म होता है? प्रोटोप्लाज्म, उसे अभी हमने बताया कि वो कोशिका में दो भागों में उपस्थित होता है। पहला साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? पहला साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह कोशिका में दो भागों में उपस्थित होता है। पहला साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। जो कोशिका में उपस्थित होता है उसे कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है तथा जो केंद्रक में जीव द्रव्य उपस्थित होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने किया था, बाद में अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने किया, बाद में अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने किया, बाद में अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर के द्वारा की गई थी और बाद में अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दे दिया। वहीं बात करें आगे तो जो वेंडा थे, वेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। वेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो इसी जगह हम कह सकते हैं वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। क्या? वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा उत्पादित है, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द वेंडा के द्वारा उत्पादित शब्द है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया वेंडा के द्वारा कहा गया। अब बात करें आगे तो जो जंतु तथा पौधे होते हैं, जंतु तथा पौधे दोनों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। जंतु और पौधे दोनों ही कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं ये जंतु तथा पौधे दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वह जंतु और पौधे दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जंतु तथा पौधे दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जंतु तथा पादप दोनों ही कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं। अब बात करें आगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा जलाया जाता है, जिससे एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं इसे ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं। क्या? इसे ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसे ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में
ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा जलाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा जलाया जाता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा जलाया जाता है, जिससे एडीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा जलाया जाता है, जिससे क्या होता है, एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात करें आगे, तो एटीपी को जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहा जाता है। एटीपी को जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहा जाता है, तो इसी जगह हम कह सकते हैं एटीपी को जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहा जाता है। एटीपी को जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहा जाता है। वहीं एटीपी को ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, तो इसी जगह हम कह सकते हैं एटीपी को ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्या? एटीपी को जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहा जाता है। वहीं बात करें तो एटीपी को ही ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। एटीपी को ही ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।